हेलो एवरीवन, मैं आर के झा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना अर्निंग स्टार्ट किया है। मे बी वो 20s 25 30s के एज में होंगे, चाहे वो किसी जॉब के थ्रू, चाहे वो किसी बिजनेस के थ्रू, या फिर उन लोगों के लिए भी है जो काफ़ी सालों से अर्न कर रहे हैं। बट दोनों में कॉमन ये है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर कन्फ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से करें। सो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से करें, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, आपने इन्वेस्टमेंट सही से नहीं किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मतलब ये है कि आपके लाइफ में दो तरह की चीज़ों को फुलफिल करता है। पहला, अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है। एंड सेकेंड, आपने फ्यूचर में कोई गोल सेट कर रखा है तो वो फुलफिल कैसे होगा। तो ये दोनों तरह के नीड को कैटर करता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आप देखेंगे तो ये सारे चीज़ों को आपको ले करके साथ में चलना होगा। इन्वेस्टमेंट के बेसिक 3 प्रिंसिपल हैं, उसको ध्यान में रखिए और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना स्टार्ट कीजिए। सो पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको इन्फ्लेशन की समझ होनी चाहिए। इन्फ्लेशन कहने का मतलब महंगाई की समझ होनी चाहिए, महंगाई दर के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है और आपका पैसा 6% से नीचे से ग्रो हो रहा है तो आप एक तरह से निगेटिव ग्रोथ में हैं। सो टाइम के साथ आपके पैसे का जो ग्रोथ है वो आपको दिखेगा ही नहीं, अगर आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद अपने पैसे को चेक करने बैठेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, इन्फ्लेशन अगर अभी आपको दिख रहा होगा कि अगर 6% है तो आपका पैसा उसके ऊपर ग्रो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6% में एग्जाम्पल के लिए कोट कर रहा हूँ, आपको रेट चेक करना चाहिए, ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहने का मतलब हमने बचपन में पढ़ा होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कंपाउंडिंग के हिसाब से। अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा है तो ही आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो हो पाएगा, एल्स नहीं हो पाएगा। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो चेक करना ना भूलें। एंड थर्ड, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैंने एक पहले वीडियो में भी एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर आप कम एज में स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है और आप ज़्यादा एज में करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट उतने अच्छे से ग्रो होगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए बैठ जाइए। अब इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, कैसे करना है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो सबसे पहला ये है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब पे योर सेल्फ फर्स्ट कहने का मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने जस्ट अपना जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया है, मंथली इनकम अर्न करना स्टार्ट किया है। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट में पैसा खर्च करें। आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसके हिसाब से, कुछ टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं उसमें खर्च करें, कुछ सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हैं उसमें खर्च करें। सो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसमें खर्च करना आप स्टार्ट करें तो फ्यूचर में वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे जाएगा, बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगा। सो ये ध्यान में रखिएगा, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सो यहाँ पे पे योर सेल्फ फर्स्ट में कुछ जो स्टार्ट वाले होंगे, जो 20s 25 में होंगे, जॉब स्टार्ट किया होगा, उनको ये भी लगेगा कि जो अभी हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई है तो हम अपने में पैसा खर्च कर लेते हैं। कुछ महंगे गैजेट्स के शौक हो सकते हैं, घूमने फिरने का शौक हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यस, आपको वो भी करना चाहिए। सो आपको फंड कैसे कैसे एलोकेट करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे कि आप सब चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सो पैसा इन्वेस्ट करना, सेविंग्स। सो एक जो जनरल थॉट है वो ऐसा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स। हर कोई लगभग यही फॉलो करता होगा, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ट्विस्ट ये है कि आप इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंस कीजिए। अगर आपने फॉर्मूले में इतना चेंज कर लिया, अपने बिहेवियर में, अपने आप सेविंग्स हैबिट में इतना चेंज कर लिया तो वो काफ़ी अच्छा होगा लॉन्ग रन में। सो आप जितना सेव करना है वो पहले कर लीजिए, बाकी एक फिर आप एक्सपेंस पे ध्यान दीजिए।
यहाँ पे आपको 50-30-20 का प्रिंसिपल भी ध्यान में रखना है। तो जो भी आपका मंथली अर्निंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 50% आप जाने दीजिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, मे भी हो सकता है रेंट देना होता हो, खाने पीने खर्च, जो भी आपके एक्सपेंसेस जाते हैं 50% आप वहाँ पे एलोकेट करके रख सकते हैं। बट 50-30-20 में से जो ये लास्ट 20 की बात कर रहा हूँ मैं, एनी हाउ आइडियल कंडीशन में आपका पैसा सेव होना चाहिए। सो आपके मंथली इनकम का 20% एट लीस्ट, ये ज़्यादा भी हो सकता है बट एट लीस्ट 20% आपको सेव करना चाहिए। जो बीच का 30% बचा है, ये 30% डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे खर्च करते हैं। आप इसको घूमने फिरने में खर्च करते हैं, आप इसको अपने महंगे गैजेट्स के शौक पूरा करने में खर्च करते हैं, या फिर आप सपोज आपने कोई लोन ले लिया है स्टार्ट में, आप उसमें खर्च करते हैं। सो मे भी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अगर नहीं तो आप इसको भी सेविंग में ऐड कर सकते हैं, या आपका खर्च बढ़ गया तो आप इसको एक्सपेंस में ऐड कर सकते हैं। सो 50-30-20 का प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, खास करके जो नए जॉब में गए हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है, मंथली इनकम स्टार्ट किया है। तो ये बेसिक तरीका है जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब हमने अपना एलोकेशन कर लिया, हमने 3 फंडामेंटल समझ लिए, अब पैसे कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपको जो ध्यान देना है वो है क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। तो क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड कहने का मतलब, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, इन्वेस्टमेंट आपके 2 तरह के नीड्स को कैटर करेगा। फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आ गई या आपका गोल प्लान कुछ है तो। सो क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड ये बताता है कि सपोज हम बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब में रहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं या फिर हम बिजनेस में भी रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास आपके मंथली इनकम का एटलीस्ट 6 गुना, मतलब 6 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए, अगर मैं जनरल बोलूँ तो। सो जो भी आप मंथली इनकम अर्न करते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना पैसा आपको सेव करके रखना चाहिए। एंड ये जो पैसा है, ये पैसा आपको फिक्स डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट में ही रखना चाहिए, ना कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है, ये कभी भी आपको लग सकता है, और जब भी आपको लगेगा ये इजीली लिक्विडेट होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ और सबसे इजी वे में लिक्विडेट होने वाला फंड है, तो ये पैसा आप फिक्स डिपॉजिट को एलोकेट करें। इमरजेंसी फंड क्रिएट होने के बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, आपको अपने इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए। सो इंश्योरेंस दोनों टाइप का, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। सो आप एक टर्म इंश्योरेंस भी बाई करें, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बाई करें। कितना करना है ये अलग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आपका इनकम कितना उस पर डिपेंड करता है, या आप किस सिटी में रहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का आपका सम एश्योर्ड उस पर डिपेंड करता है। सो जो भी है आप किसी एडवाइजर के थ्रू आप एडवाइस ले सकते हैं, बट ये एलोकेशन आपको करना है आपके इन्वेस्टमेंट में, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। सो आप सब लोग अभी तक यही हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इनके बारे में बात करूंगा। जी नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट का पूरे बेसिक से बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आएंगे आगे। सो ये 2 वाला पार्ट आपने कर लिया, इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, इंश्योरेंस क्रिएट हो गया। अब आपका पैसा जो है वो ग्रोथ कैसे होगा उसके बारे में हम सोच सकते हैं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी थर्ड पॉइंट के बारे में अभी मैं बात कर लूँ, तो आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में स्टार्ट करना चाहिए। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो लोग नए होंगे नहीं पता होगा, आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए 80C का एक प्रोविज़न दिया गया है, उसमें आप 1.5 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट करके आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। सो आप जैसे ही जॉब में या बिजनेस में आ रहे हैं, आप भले ही टैक्सेबल रेंज में हैं नहीं हैं, आप अपना 80C इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन वे में आपको इन्वेस्ट करना सिखा देता है। सो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। आप अपने कंपनी के PF में भी एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर सकते हैं, आप अलग से PPF अकाउंट ओपन करके उसमें सेव कर सकते हैं, आप NPS में सेव कर सकते हैं, आप टैक्स सेवर FDs में सेव कर सकते हैं, आप टैक्स सेविंग से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सेव कर सकते हैं। सो जो पहले से अर्न कर रहे हैं और प्लानिंग नहीं की है और मैरिड हैं, उनके घर में बेटी है, तो आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है, वो आप चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 80C में इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो अच्छे से हो पाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये सब होने के बाद अब मैं बात करूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी का इन्वेस्टमेंट में बात करूं, तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे 100 माइनस योर एज का फॉर्मूला ध्यान में रखें। दैट मीन्स उतना ही पैसा आप इक्विटी में आप या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि इस फॉर्मूला में बैठता है।
कहने का मतलब अगर आप 30 ईयर्स के एज में हैं, सो 100 माइनस 30 दैट मीन्स 70। सो आपके टोटल सेविंग का 70% पैसा इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ मैं। सो जिस जो 20s में है वो 80% कर सकते हैं, जो 40s में है वो 60% कर सकते हैं। सो इक्विटी का एलोकेशन का ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, जितना कम एज उतना ज़्यादा आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आपको कुछ स्किल्स पहले एक्वायर करने चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आपको उसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन बेसिक्स को समझ लेना चाहिए, कंपनीज कैसे काम करती है, उनके बैलेंस शीट को स्टडी करना, रीड करना आपको आना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएं। एल्स आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और उसके थ्रू इक्विटी का बेनिफिट लें। तो ये दोनों तरीकों में आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपने वो स्किल सेट एक्वायर नहीं किए हैं तो किसी के टिप्स पे जा करके या फिर कोई बोलते हैं आपको आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिए। बेसिक ये है कि आप पहले लर्न करें। टिप्स आप लें हर का, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसको खुद से एनालाइज करें, खुद से समझें, और आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। इसमें एक पॉइंट और आता है, बहुत सारे आप लोग आपको बोलेंगे कि आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जब इक्विटी खरीदना स्टार्ट करते हैं तो 50, 60, 100 कंपनीज के इक्विटीज़ खरीद लेते हैं कि मेरा फंड तो डाइवर्सिफाइड है। जी नहीं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर लें और पैसे फिर अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। आप अच्छे से सोच समझ करके 10-15 कंपनी में इन्वेस्ट करें, काफ़ी होता है, और वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, उसके ऊपर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग, देन ग्रोथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, अगर हम इस प्रिंसिपल को लेकर के चलेंगे, हम अपना 50-30-20 का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हम अपना 100 माइनस एज का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हम इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, सो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा अच्छे से ग्रो होगा और हमारे दोनों तरह के नीड को कैटर करेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिए। आपको कुछ और समझना है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।